इस वीडियो में हम बात करेंगे नव इम्पल्स कंडक्शन के बारे में और नव इम्पल्स कंडक्शन के चारों स्टेप्स को आसानी से समझेंगे। तो देखो, ये हमारा है एक्सोन। ये क्या है हमारा एक्सोन। एक्सोन का जो भीतर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं इंट्रासेल्युलर स्पेस। इसको क्या बोलते हैं? इंट्रासेल्युलर स्पेस। और जो बाहर वाला पार्ट होता है वो सब है एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस। ठीक है, दोनों तरफ, चाहे इस तरफ लगा लो चाहे इस तरफ लगा लो, ये भी एक्स्ट्रा सेल्युलर, ये भी एक्स्ट्रा सेल्युलर, ये इंट्रासेल्युलर। ठीक, अब एक्सोन के भीतर, ठीक है, एक्सोन के भीतर जो आयंस होते हैं वो होते हैं पोटेशियम आयंस ज़्यादा। कौन से आयंस? पोटेशियम आयंस ज़्यादा। और एक्सोन के बाहर होते हैं सोडियम आयंस ज़्यादा। ठीक, ये तो थी बात आयंस के बारे में। तो मेन इंट्रासेल्युलर आयन जो है वो है पोटेशियम आयन, और जो मेन एक्स्ट्रा सेल्युलर आयन है वो है सोडियम आयन। ठीक, लेकिन आपको एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखनी है, इंट्रासेल्युलर स्पेस में साथ में पोटेशियम आयन के साथ होता है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, और ये प्रोटीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो इसलिए भीतर की तरफ हम कहें तो नेगेटिव चार्ज ही होता है। ठीक है, अगर हम कहें तो भीतर की तरफ नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। ठीक, अब एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो सोडियम आयन है ये तो मूवमेंट कर नहीं सकते, ये मतलब कि भीतर अगर जाना चाहे तो नहीं जा सकते, इनको इजाज़त है नहीं। जबकि पोटेशियम आयन आसानी से घूम सकते हैं, इनके पास वीज़ा मिला हुआ है, चाहे तो भीतर भी जा सकते हैं और बाहर भी निकल सकते हैं, जब मन करे दोबारा भीतर घुस जाए। ठीक है, तो पोटेशियम आयन्स को फुल वीज़ा मिला हुआ है। ठीक, वो आराम से मूवमेंट दिखा सकते हैं। और ये प्रोटीन, ये भी कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, प्रोटीन कहीं नहीं जा सकता और सोडियम आयन भी कहीं नहीं जा सकता, केवल पोटेशियम आयन मूव कर सकते हैं। ठीक, अब अगर आप यहाँ पे देखो, बाहर की तरफ है सोडियम आयन, तो बाहर की तरफ क्या है? पॉजिटिव चार्ज, और भीतर की तरफ है पोटेशियम आयन और साथ में है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। तो पूरी मेम्ब्रेन पे बाहर की तरफ हो जाता है पॉजिटिव चार्ज और भीतर की तरफ हो जाता है नेगेटिव चार्ज। तो देखो, अगर दोनों साइड देखें तो दोनों साइड क्या है? डिफरेंट चार्ज है। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, और उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। उस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल बनता है यहाँ पे, उसकी वैल्यू होती है -70 मिलीवोल्ट। उसकी वैल्यू कितनी होती है? -70 मिलीवोल्ट। ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बना वो -70 मिलीवोल्ट का होता है। ठीक, ये तो थी बात रेस्टिंग स्टेज में। ठीक है, कि रेस्टिंग स्टेज में जो मेम्ब्रेन होती है उस पर एक पोटेंशियल डेवलप होता है जिसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। और जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? पोलराइज्ड होती है। मेम्ब्रेन कैसी होती है? पोलराइज्ड। तो इसलिए इस फेज को हम बहुत बार पोलराइजेशन फेज भी बोल देते हैं। ठीक, अब देखो, अगला फेज की हम बात करते हैं तो अगला फेज हमारा डीपोलराइजेशन फेज। अब डीपोलराइजेशन फेज में क्या होता है? ये तो थी बात हमारी रेस्ट पे, जब एक्सोन हमारा रेस्ट पे है। ठीक, यानी कि कोई भी सिग्नल पास नहीं हो रहा, लेकिन अगर पीछे से सिग्नल आए, ठीक, तो अब सिग्नल आगे कैसे ट्रांसफर होगा? तो वो हम करेंगे डीपोलराइजेशन फेज में। डीपोलराइजेशन फेज में क्या होता है? जैसे ही पीछे से सिग्नल आया, मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं सोडियम चैनल। कौन से चैनल? सोडियम चैनल। और वो सोडियम चैनल जाते हैं खुल। और सोडियम चैनल जैसे ही खुल गए, सपोज इस जगह के सोडियम चैनल खुल गए, तो क्या होगा? जितना भी सोडियम के आयंस थे जो बाहर थे, वो सोडियम आयंस चले जाते हैं भीतर की तरफ, यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप कंपेयर करके देखो तो सोडियम आयन कहाँ पे थे? ज़्यादा बाहर थे पूरे पे। ठीक है, और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भीतर जा रहा था। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ? जैसे सोडियम चैनल खुल गए तो सोडियम आयन चले गए भीतर की तरफ। ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया? भीतर की तरफ आ गया, इधर इस वाले हिस्से में, केवल इस वाले हिस्से में। ठीक, बाकी इस वाले हिस्से में पूरे में तो नेगेटिव चार्ज है, प्रोटीन वाला नेगेटिव चार्ज ही है। ठीक, केवल इस वाले हिस्से में सोडियम आयन्स आ गए भीतर की तरफ। अब क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज चला गया तो यहाँ कौन सा चार्ज रह गया? यहाँ रह गया नेगेटिव चार्ज। तो अगर आप देखो, पूरी मेम्ब्रेन में भीतर है नेगेटिव चार्ज और बाहर है पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इस वाले हिस्से में, केवल इस वाले हिस्से में इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया और बाहर रह गया नेगेटिव चार्ज। तो इसलिए ये जो वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है एक्सोन का, वो हो गया डीपोलराइज्ड। वो कैसा हो गया? डीपोलराइज्ड। ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था ना -70 मिलीवोल्ट, ठीक है, वो इस वाले रीजन में क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, इस वाले रीजन में ये पोटेंशियल आपका ये लगा लो -70 से बढ़ के पहुंच जाता है +30 तक। तो अगर हम इसका ग्राफ भी बनाए ना, अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे -70 था रेस्ट में, तो ये इस वाले रीजन में कहाँ तक पहुँच जाता है? ये पहुँच जाता है +30 तक। 0 को क्रॉस करके
ठीक है, और ऊपर +30 तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये पूरा क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक। तो मेम्ब्रेन कैसी होगी, डीपोलराइज्ड होगी। ये तो थी डीपोलराइजेशन फेज की बात। आगे तीसरा जो फेज है वो है रीपोलराइजेशन फेज। अब भाई सोडियम भाई साहब भीतर की तरफ आ गए, और जो सोडियम भाई साहब भीतर की तरफ आ गए तो यहाँ पे थे पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम पहले से इंट्रासेल्युलर आयन है सबसे ज़्यादा, ठीक। अब रीपोलराइजेशन फेज में क्या होता है, अब खुलते हैं सोडियम के चैनल, ठीक, पोटेशियम के चैनल। अब क्या करता है, जो पोटेशियम आयन है, पोटेशियम आयन कहता है कि भाई सोडियम तुम आगे भीतर की तरफ, ठीक है, तो कोई बात नहीं तुम भीतर ही रहो, मैं तो उठ के यहाँ से अब इधर की तरफ चला जाऊंगा। तो पोटेशियम आयन आ जाता है बाहर की तरफ। रीपोलराइजेशन फेज में पोटेशियम आयन की मूवमेंट होती है बाहर की तरफ, ठीक। तो अब जो पिछले फेज के अंदर ये जो पोटेंशियल बढ़ा था -70 से +30 हुआ था, ठीक है, सोडियम आयन्स का भीतर आने की वजह से, अब ये पोटेंशियल घटेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से पोटेशियम जो थे, पोटेशियम भी तो थे यहाँ पे, अब वो पोटेशियम क्या है, बाहर की तरफ निकल रहे हैं। अब पोटेशियम बाहर की तरफ निकल रहे हैं तो प्लस चार्ज वापस से गिरेगा, और यही होता है रीपोलराइजेशन फेज में। रीपोलराइजेशन फेज में जो -70 से कुछ इस तरह +30 तक गया था, ठीक है, -70 से जो +30 तक गया था, अब वो वापस गिरता है, और वो वापस गिरते 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 ये लगा लो -70 से भी ज़्यादा नीचे चला जाता है, वो कम से कम पहुंच जाता है -90 तक, ठीक है, क्योंकि पोटेशियम आयन बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाते हैं, ठीक। ये होता है रीपोलराइजेशन फेज के अंदर। लास्ट फेज है हमारा हाइपरपोलराइजेशन फेज। अब हाइपरपोलराइजेशन फेज में मेम्ब्रेन को दोबारा से नॉर्मल करा जाता है। भाई पोटेशियम आयन ज़्यादा ही बाहर चले गए तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो था वैसे -70, अब ये -90 हो गया, तो इसको दोबारा से ठीक करने के लिए क्या करा जाता है, इन सोडियम आयंस को बाहर निकाला जाता है और पोटेशियम आयंस को भीतर लिया जाता है। तो हाइपरपोलराइजेशन फेज में एक पंप काम करता है, और उस पंप का नाम होता है Na+, K+, ATPase पंप। ये पंप क्या करता है, ये जो पंप है, ये पंप, ठीक है, Na+, K+, ATPase पंप जो है, ठीक है, ये जो पंप है Na+, K+, ATPase पंप, ये पंप क्या करता है, ये पंप बाहर से पोटेशियम आयन को तो लेता है भीतर और सोडियम आयन को निकालता है बाहर, ठीक है। 3 सोडियम को निकालेगा बाहर और 2 पोटेशियम को भीतर ले लेगा। तो ये इस तरीके से दोबारा मेंटेन करवाता है। ये जो इधर मेम्ब्रेन -90 तक पहुंच गई थी ना, इसको दोबारा से -70 तक लेके आता है हाइपरपोलराइजेशन फेज के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा नर्व इम्पल्स है वो कंडक्ट होती है, ठीक है। क्योंकि अभी देखो इस चीज़ को समझो कि जब इस वाले रीजन में हुआ था ऐसे, तो सोडियम आयन भीतर घुसे थे, ठीक। अब आगे जैसे ही आगे ट्रेवल करेगी ना, आगे मूव करेगी, तो फिर इस वाले हिस्से में भी ऐसे सोडियम आयन भीतर घुसेंगे। तो ऐसे करते करते छोटे छोटे पार्ट में, इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट में जो नर्व इम्पल्स है वो ट्रेवल करती है। पहले इस वाले हिस्से में सोडियम घुसे थे, फिर इस वाले हिस्से में घुसे थे, फिर अब इस वाले में घुसेंगे, अब फिर इस तरीके से घुसते घुसते इस तरीके से जो नर्व इम्पल्स है वो पूरे एक्सोन में ट्रेवल करती है। तो ये थी बात हमारी नर्व इम्पल्स कंडक्शन के बारे में।